बहुत ही शानदार अनुभव है ये। जी आबिद, आपका कैंपस लाइफ के बारे में क्या सोचना है? पीएचडी मतलब पढ़ाई थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो कैंपस लाइफ होता है, कैंपस में दोस्त होते हैं और कई सारी बातें होती हैं, हॉस्टल लाइफ होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वाले और देखने वाले को ऐसे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, पीएचडी में आप जाएंगे तो सिर्फ वो रिसर्च और थीसिस और वो काम नहीं, इसके अलावा भी कैंपस लाइफ है। जी आबिद, थोड़ा हाँ एक्सपीरियंस सर। शेयर करिए। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचडी में आने के बाद बहुत विश्वविद्यालय एक तरह से ज्ञान का वो केंद्र होता है, एक तरह से वो स्टेशन होता है, एक तरह से वो हब होता है। तो जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो बहुत सारे ज्ञान अनुशासनों से हम मिलते हैं। बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें एजुकेशन के छात्र होते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक के छात्र होते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट छात्र होते हैं। हम बहुत सारे एक तरह से जब बच्चे से मिलते हैं तो हर हर किसी की समस्याएं अलग होती हैं। एक बीए के छात्र की अलग समस्या होती है, एक एमए छात्र की अलग अलग भाव होते हैं। यानी कि हम बहुत सारे भावों से, हम बहुत सारे इमोशन से मिलते हैं। हम उस इमोशन में एक तरह से हम एक पॉजिटिव वाइब्स की तरह हम उनमें हम पॉजिटिव वाइब्स देखते हैं कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम इनसे कैसे सामंजस्य स्थापित करें, हम इनको कैसे मोटिवेट करें, हम इनसे सीखते हैं। जैसे कि हमने सुना नंदिनी जी कि उन्होंने कहा कि हम अपने जूनियरों से सीखते हैं, तो कहीं न कहीं ये इसमें कतई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। हम कहीं न कहीं ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत बना रहता है और हमारे सीनियर्स भी मिलते हैं, हमारे गुरु भी मिलते हैं। तो ये जो सीखना और ये जो एक पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट जो विश्वविद्यालय के माध्यम से जो हमें मिलता है, हॉस्टल से मिलता है, तो हम लगातार इस प्रक्रिया में रखते हैं, हम कुछ न कुछ रोज़ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अचानक कुछ सीख लेते हैं और किताब पढ़ ले और फलाना साहब का किताब ले, बड़े लेखक हैं, उनके एक दिन किताब पढ़ के हम विद्वान हो सकते हैं। हम ये जो अभ्यास है, ये लगातार बना रहता है। शोध तो प्राइमरी चीज़ है, लेकिन सेकेंडरी चीज़ है जो हम आस-पास की चीज़ों को, हम वेदर को समझते हैं, हम उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं, हम डायलॉग्स करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, हम अपने सीनियर्स से कैसे बात करना है, हमें एकेडमिक्स की एक समझ कैसी होती है, हमें बड़े जो एक शिक्षक से कैसे बात करनी है, हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं कि कैसे उनको डील करना है। सिर्फ एक पीएचडी एक डिग्री नहीं है, एक तपस्या है। एक तरह से वो क्या है कि एक तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ज्ञान अनुशासनों का एक तरह से केंद्र है, जिसमें हम एक तरह से कहते हैं जैसे कंप्यूटर बहुत सारे जो तकनीकों का असेंबल करके एक कंप्यूटर बना गया है, उस तरह से हम एक पीएचडी है, जैसे कि हमने जाना पेशेंस है, बहुत से हम उसमें डेडिकेशन करते हैं, हम अपनी अपना जो ऊर्जा है, हमने जीवन के बहुत बड़े ऊर्जा को हमने अब पीएचडी में दिया है। तो पीएचडी के दौरान हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और कैंपस लाइफ में जीते हैं तो बहुत एनर्जेटिक रूप में और वो जीवंत बनाता है। वो जीवन का सबसे ये बड़ी डिग्री है और इससे अच्छी डिग्री कोई हो नहीं सकती है। और ये जो डिग्री है हमें जीवन में आत्मसात करने के लिए कभी जब भी हम भी जाए कहीं किसी भी विश्वविद्यालय में या इंटरनेशनली रूप में हम कहीं भी जाते हैं, हमें वो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम सर आपने बताया कि एक तरह से ये रुतबा नहीं है। पीएचडी तो एक तरह से बहुत सारे चीज़ों को सीखने और समझने का एक मौका, एक अवसर है। हम इस अवसर को मौका मिलते ही हमें एक तरह से इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और पीएचडी में तो सब कोई रिसर्च करता है। लेकिन इस रिसर्च के दौरान बहुत सारे जैसे एकेडमिक्स के जैसे बहुत सारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, वो हमें बहुत स्ट्रेंथन करता है, हमें बहुत मजबूत बनाता है। आइडियली रूप से, सोशली रूप से और राजनीतिक रूप से, मतलब एक तरह से हर रूप में मुझे स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। वो मुझे मेंटली एक तरह से सप्लीमेंट्री फूड की तरह काम करता है। जब मेंटली सपोर्ट भी कैसे करना है तुमको, कैसे पीछे हटना है, कैसे आगे जाना है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से पीएचडी हमें बहुत कुछ सिखाता है और कैंपस लाइफ में हमें बच्चों से, हमें अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी जी। तो आबिद का मानना है कि पीएचडी केवल आप अपने विषय पे ही नहीं करते हैं, एक समाज पे करते हैं, और वैसा समाज जो कि देश का भविष्य है, यानी एक युवा समाज पे आप करते हैं, और कैसे लोगों से जुड़ना है, उनसे बात करना है और कैसे इंटरेक्ट करना है। तो एक कैंपस लाइफ का अपना मजा है और हर तरह का ज्ञान वहाँ मिलता है, हर तरह की लोग वहाँ पर हैं, हर विधा के लोग हैं
और वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ है। जी संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से पीएचडी को लोग कई बार बहुत अकादमिक जोड़ देते हैं या बहुत बोझिलता से जोड़ देते हैं, तो मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई पीएचडी का मतलब चाय चुस्की भी तो है, चौराहे पर बैठ के दोस्तों के साथ चाय पीना, उनके साथ कविता करना, एक कैंटीन लाइफ होती है। कैंटीन में आप 10 लोगों के साथ बैठे होते हैं, वहां पर कहानियों का दौर चलता है, गॉसिप चलती है। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी मतलब सिर्फ शोध और सिर्फ ज्ञान की बातें, भाई मनोरंजन की भी तो बात होती है। संदीप, आप क्या इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा, कैंपस लाइफ पे? अब मैं चूंकि तकनीकी दिक्कतें हैं, वरना मैं अपने विजुअल दिखाता। जब आप कैंपस लाइफ की बातें कर रहे थे तो मुझे बीएचयू का कैंपस याद आया, जहाँ पे मैंने स्नातक का जीवन जिया है। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस और हॉस्टल लाइफ याद आई। तो मुझे इसी क्रम में एक बहुत दिलचस्प बात याद आई। कमलेश तिवारी ने स्क्रिप्ट लिखी है रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग लिखा है, मेन कैरेक्टर आमिर खान का है डीजे के रूप में, जो एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव मोमेंट पर एक बात कहता है कि कॉलेज की लाइफ जो है ना, ये कॉलेज के मेन गेट के बाहर दुनिया हमें नचाती है और मेन गेट के अंदर हम दुनिया को नचाते हैं। इसके मायने हमारे श्रोता, हमारे दर्शक समझ सकते हैं। मैं अपने निजी 3 विश्वविद्यालयों के कैंपसों के अनुभव का, कैंपस जीवन में बिताए गए समय के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कैंपस लाइफ किसी भी इंसान के लिए इस धरती का स्वर्ग। स्वर्ग इसलिए कि वो अच्छा और बुरा दोनों देखता है, अपनी क्षमता और अपनी रुचि के अनुसार चुनता है, व्यक्ति भी, समाज भी और अपने लिए व्यवहार भी। सबसे अलग बात जो है कि अकादमिक जीवन है क्या, बहुत बोझिल, बहुत बोझ से भरा अकादमिक जीवन जीवन नहीं है। हम मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है वो समाज के लिए पढ़ा जा रहा है, समाज के लिए लिखा जा रहा है। और अगर हम अपने ज्ञान के जरिए समाज में कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सके, उसमें कुछ सुधार नहीं ला सके, तो हमारा पढ़ना लिखना दोनों बेकार है। उससे ठीक पहले हम स्वयं समाज को समझने के क्रम में एक बेहतर तरीके के समाज की संरचना का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तो फिर वो जीवन बेकार है। यह बेहतर जीवन, यह बेहतर समाज का साक्षात्कार हमें कैंपस लाइफ कराता है, एहसास कराता है। आप स्वयं बीएचयू के शोधार्थी, बीएचयू के छात्र रहे हैं। आप देखिए आपके छात्र जीवन में बीएचयू कैंपस में कहाँ के लोग, कैसे लोग आपके साथ में रहने वाले हॉस्टल में रहने के लिए अंतर्वासी मिले, आपकी कक्षाओं में पढ़ने वाले सहपाठी मिले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छोड़कर जब आप वर्धा विश्वविद्यालय आए तो यहाँ देश के कोने कोने के विद्यार्थी आपके सहपाठी बनते हैं, आपके मित्र बनते हैं, आपके चाहे अनचाहे तमाम और भी तरह के संबंध बनते हैं। आप जानते हैं लोगों को, समझते हैं लोगों से, लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। तो एक विद्यार्थी जीवन मुझे लगता है कि धरती का स्वर्ग जीवन है। इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक स्पाइडरमैन फिल्म बहुत फेमस फिल्म है और इसके जो स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्ट राइटर हैं पीटर पार्कर ने एक बात उसमें लिखी है, जो मेन कैरेक्टर कहता है कि विद ग्रेट पावर देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। साधारण तौर पे कहें कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पीटर पार्कर का प्रिंसिपल भी कहलाया। अगर आप पीएचडी जैसे एक बड़े जिम्मेदार पढ़ाई लिखाई के ज्ञान के अनुशासन की डिग्री के क्षेत्र में है तो आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी है। इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए आप कैंपस की लाइफ को जीते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो इससे अच्छा अनुभव आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, आपकी अगली पीढ़ी आ जाती है ड्राइविंग सीट पर जिंदगी की, तो आप उसको बताते हैं तो आपको बड़ा फक्र होता है कि हम फला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहां पे शोधार्थी। ये मायने नहीं रखता। आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही, लेकिन मैं आपकी बातों को बहुत समझ पा रहा हूँ। और आपने बड़ा अच्छा एक लाइन बोला कि द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके पास ज्यादा ताकत है तो आपको उतना ही उत्तरदायी होना पड़ता है। यानी आप बड़ी डिग्री लेते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं तो समाज के प्रति आपका दायित्व भी बनता है कि समाज में आप उतने ही सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका समाज में योगदान भी होना चाहिए। और एक बात, जो बड़ी बात आपने कही कि विद्यार्थी जीवन स्वर्ग में जीना है और इसके बाद फिर कैंपस के बाद की जीवन
थोड़ी अलग होती है, मतलब वो मजा नहीं है जो कैंपस का लाइफ है। तो अपने देखने वालों से मैं कहूंगा कि अगर उन्हें कैंपस लाइफ का मजा लेना है, एक एहसास लेना है, तो पीएचडी करें। पीएचडी बहुत अच्छी डिग्री है। अब मैं नंदिनी के पास फिर से आऊंगा। नंदिनी, एक पीएचडी में जो सबसे बड़ी लोगों को भटकाने वाला विषय होता है या लोग डरते हैं छात्र आने से, वो हो थेसिस लिखना। तो टॉपिक लेना ठीक उनको लगता है, लेकिन लगता है थेसिस नहीं लिख पाएंगे, या 300-400 पेज का जो थेसिस होगा या 250 पेज का होगा। तो इसके बारे में आपका क्या है कि क्या थेसिस इतना दुरूह है कि कोई नहीं लिख सकता, या कोई अच्छा लेखक हो या जिसकी भाषा पे अच्छी कमांड हो वही लिख सकता है? तो थेसिस को लेकर आपका क्या नजरिया है? जी डॉक्टर साहब, जी संदीप, मैं आपके पास आता हूं। पहले नंदिनी से मैं इनपुट ले लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। जी सर। सर वही मैं बात करूंगी। आप कह रहे हैं थीसिस लिखने की, तो मैं अभी थर्ड ईयर में अभी मेरा हुआ ही है, और मैं अभी बीच मजेदार में हूँ। मेरा भी बिल्कुल वही अनुभव से मैं गुजर रही हूँ कि मुझे थीसिस लिखना है। जैसे होता है कि शुरुआत में हमने क्या किया कि लिटरेचर रिव्यू किया या डेटा कलेक्शन किया, हम रिसर्च एरिया में जाते हैं। तो लिखने का जो सिलसिला शुरू करते हैं ना, जो क्रमबद्ध करते हैं काम, वो हम तीसरे या चौथे साल में आकर शुरू करते हैं। जनरली ये देखा गया है। कई लोग होते हैं जो एकदम फोकस्ड होते हैं, वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, सम अप करते हैं अंतिम वर्ष में आके। इसके लिए होता है कि कोई टारगेट फिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 3 साल पूरे होते होते, जैसे कि यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से 3 साल में आप जमा कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो 3 साल होते होते कुछ लोग जमा कर देते हैं। इस बीच क्या होती है, बात जो अक्सर नजर आती है वो ये है कि हम भटक जाते हैं। कई बार भटकाव हमें भी आता है, हम डेटा नहीं मिल पाने के कारण। अभी खासकर मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में जो स्थितियां हमारे सामने आई हैं, जो हम देख रहे हैं, एकदम प्रतिकूल स्थिति में भी हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कैसे डेटा तक पहुंचे, कहाँ से लेकर आए डेटा, क्योंकि हम एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जो काम क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन डिपेंड करना पड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन डिपेंडेंसी जो हमें वीकर कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास बाध्यता है कि हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं, म्यूजियम नहीं खुले हैं भाई, लाइब्रेरी नहीं खुली है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो भटकाव तो ये 2 साल का एक अलग ही फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन इसके इधर अगर हम बात करें तो ये जनरली देखा गया है। मैंने यूनिवर्सिटी में ही देखा है कि कई लोग हैं जो 5 साल होने के बाद भी सोच रहे हैं कि अभी कैसे लिखें, क्योंकि हमारे पास डेटा है, सब कुछ है हमारे पास, हमने लिखना नहीं शुरू किया। तो भटकाव आते जाता है, हमें लगता है कि नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है ना कि ये जो टाइम फ्रेम है ना हमारे पास, वो 5 साल का, तो वो बहुत भटकाता है। 5 साल ऐसे चुटकी में बजा के तो नहीं जाएगा, अलग अलग अनुभव आते हैं। आपने दुनिया देख चुकी रही है होती है, और तब आप कैंपस में प्रवेश करते हैं, आप पीएचडी शुरू करते हैं, या डिस्टेंस से भी कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूंगी। तो एक लंबा टाइम फ्रेम जो रहता है ना, उसमें अप डाउन हम बहुत सारी चीजों को लेकर मेंटली है, फिजिकली हम देखते हैं। कई बार इकोनॉमिक वे में हम बहुत पुअर हो जाते हैं, फेलोशिप जहाँ नहीं मिल रही होती है वहां तो ये कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम लिखेंगे बाद में, पहले अच्छी तरह से हम डेटा कलेक्ट कर लें। लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरे जो गाइड हैं आदरणीय कृपाशंकर चौबे सर, वो हमें हमेशा बताते रहते थे कि नहीं, तुम डेटा कलेक्ट तो कर ही रही हो, लिखने का काम भी शुरू कर दो। तो भाई छोटा ही लिखो, हर दिन एक पन्ना लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ताकि तुमको अंत समय में बहुत ही मेस्ड अप काम नहीं करना पड़े, तुम एक सिस्टमेटिक काम कर सको, तुम्हारे पास इतनी चीजें हो आर्काइव में कि तुम उसको जुटाकर एक जगह व्यवस्थित तरीके से थीसिस को कंपाइल कर सको। लेकिन ये तो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन जो बाध्यता कोरोना काल की है हमें परेशान कर रही है। हम भी मेंटली फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि कैसे इसको कलेक्ट करें। इसके अलावा मैंने देखा है कि थीसिस राइटिंग में कई बार बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ये सबसे अलग अनुभव मुझे लगा कि कई बार विषय को लेकर लोग सोचते हैं कि अरे विषय में बदलाव की जरूरत है, आंशिक परिवर्तन की जरूरत है, थोड़े से शीर्षक में बदलाव कर दो। और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अच्छा, हमने जो विषय लिया है वो क्षेत्र में मिल रहे डेटा से एकदम अलग है। तो फिर हम उस पर फिर से काम करते हैं, गाइड के पास जाते हैं। ये सब अलग अलग चीजें जो है ना हमें भटकाती हैं, और ये नेचुरल है, अननेचुरल कुछ भी नहीं है। आप भटकेंगे, आप काम कर रहे हैं, आप गंभीर कार्य कर रहे हैं, मजाक नहीं है। तो इसमें हम सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। थीसिस राइटिंग टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ये आई एम पॉसिबल थिंग है।
इसको कर लेते हैं और हर कोई करता है तभी उसको वो डिग्री मिलती है। लेकिन भटकाव तो बहुत है बीच में, ये चीज है, ये मैं मानती हूँ। 3 साल के सफर में मुझे भी मिला, और ये 2 साल तो भाई बहुत ही अनोखा रहा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि किसी भी छात्र के जीवन में ये समय फिर ना दोहराए। जी सर। देखिए नंदनी, हम लोग का पूरा ये आशय था कि ये होता है कि हम लोग किसी को मोटिवेट ही करते हैं, लेकिन ये थीसिस वाला जब पोर्शन आता है ना, तो हमारे अंदर की ऊर्जा जो ऐसी वो चाहकर भी बहुत गुड गुड नहीं बोल पाता है। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को एक फैक्ट बताता हूँ। चलिए ठीक है, जो नंदनी के साथ हुआ था जब मैं भी पीएचडी कर रहा था, तो मेरे साथ भी वो आया था जब थीसिस लिखना होता रहा था, तो मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मत कहिए। वो 1 महीना का और वो पिछले 6 महीना से जो दौर चला था, वो एक सुधारते ही समझ सकता है। लेकिन मैं एक चीज अपने सुनने वाले के लिए बहुत ही मोटिवेशनल कहूंगा कि मेरे नजर में जो भी लोग पीएचडी में आ जाते हैं, तो आज तक ऐसा मैंने कोई कैंडिडेट नहीं देखा है जो कि थीसिस ना लिखा हो और जिसको पीएचडी डिग्री अवार्ड ना हुई हो, बल्कि रो के लिखा हो या हंस के लिखा हो या मेहनत करके लिखा हो। तो इसलिए ये अच्छी डाटा ये है कि हर कोई लिख ही लेता है, और वहाँ एक टीम वर्क होता है। मतलब आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, पूछते हैं, चाय दुकान पे पूछते हैं क्या लिखे हो, आपके गाइड आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं है, हाँ कष्ट साध्य है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन हो जाता है। आबिद, आपका इस बारे में क्या कहना है कि कोई पीएचडी अगर सोच रहा है करने के लिए, तो थीसिस का नाम सुन के छोड़ दे पीएचडी, ना ज्वाइन करे, या भाग जाए दूसरा डिग्री सोच ले कि भाई पीएचडी नहीं करना, यहीं तक संतुष्ट हो जाए? सर सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आया था वर्धा में, तो मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता था। फिर एमफिल में आया, फिर मैंने एमफिल में बहुत सारी चीजें सीखी। थीसिस कैसे लिखना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के मानदंड क्या होते हैं, उसके शोध के सोपान क्या होते हैं, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमने विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके सीखते हैं। जहाँ तक पीएचडी लिखने का सवाल है, ये बहुत ही पेशेंस का काम है, बहुत डेडिकेशन का काम है। जैसे बहुत सारे, जैसे कोरोना काल में सर आपने देखा कि बहुत सारी चीजें, मैं मानता हूँ कि समस्याएं पैदा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे हम पूरे भारत में अगर देखा जाए तो वर्धा एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जो पूरे कोरोना काल में हमारे आदरणीय कुलपति जी को मैं सबसे पहले रजनीश कुमार शुक्ल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये वर्धा का हॉस्टल पूरा खुले रहा है और इवन अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखा। इवन लाइब्रेरी की सुख सुविधाएं हमें मिलती रही हैं और अपने गुरु का मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। इवन भी किसी तरह की समस्याएं, कुछ बच्चे जब कोरोना के दौरान इन्फेक्टेड हुए तो उन्हें क्वारंटीन की भी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे सुख सुविधाएं मिलते गए। अपने खासतौर में सुधार्थियों की मैं बात करूंगा। इवन के कुछ छात्र ऐसे थे जो परास्नातक के भी थे, कुछ स्नातक के भी थे, उनका भी, लेकिन बहुत ही महदूद छात्र थे जिनका उन्होंने ख्याल और समय समय पर आते रहे। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने तो इस कोरोना का एक अवसर के रूप में लाभ लिया, ज्ञान को बढ़ाने के रूप में, और लगातार हमारे विश्वविद्यालय में लगातार अकादमिक गतिविधियां होती रही। और इसके अलावा थीसिस राइटिंग की जहां तक की बात है कि ये प्रक्रिया ये एक तरह से अनवरत है। कहा जाता है कि सोलो इन स्ट्रीट्स विंस द रेस, मतलब कि आप अगर कछुए की चाल नहीं चलेंगे तो आप थीसिस नहीं लिख सकते। ये कहीं ना कहीं कथन सत्य है। अगर आप खरगोश की चाल चलेंगे, मुझे लगता है किसी भी अगर जैसे ही कोई शोधार्थी अगर एमफिल करके आता है और पीएचडी में आता है, तो उसे विषय मिलने के बाद भी उसे 1 साल लग जाता है विषय समझने के लिए। उसका विषय क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उसके उसके विषय में कितने वेरिएबल्स हैं, उसके विषय में कह क्या रहा है, उसके वेरिएबल डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट क्या है, उसके विषय में हाइपोथेसिस क्या है, शोध प्रश्न होंगे, कई तरह से प्रश्न खड़ा होते हैं। तो मुझे लग रहा है कम से कम 1-1.5 साल तो विषय ही समझने में लग जाता है। उसके लिए हम संबंधित लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, अपने सीनियरों का ज्ञान लेते हैं, रिसर्च वर्कशॉप करते हैं, संबंधित बहुत सारे ज्ञान अनुशासनों का हम सहयोग तो लेते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है थीसिस राइटिंग का, तो हम कहीं ना कहीं प्रेशर में, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक समय होता है, क्योंकि हर चीज का, हर डिग्री का
हर कोर्स का एक एक पैकेज होता है। जैसे पीएचडी के लिए 3 के बाद आप प्री सबमिशन दे सकते हैं और मैक्सिमम 5+1 है, पहले 2 इयर्स था। इस तरह से नए नए रेगुलेशन बदलते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पीएचडी लिखना बहुत मुश्किल तो नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको लिखने आना चाहिए। अगर लिखना अगर आपको नहीं आना आता है, हाँ, एक होगा वो होता है कि उसमें क्रिएटिव राइटिंग, जैसे बहुत सारे हमारे सीनियर है, जैसे डॉक्टर संदीप सर, हमारे आदरणीय संदीप सर भी हैं, मौजूद हैं, डॉक्टर अजय सर भी हैं, नंदिनी जी भी हैं, काफी मतलब ये पत्रकारिता के जीवन से आए हुए हैं। तो इन्हें हो सकता है कि हमारे लिखने और इनके लिखने में हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंतर हो, लेकिन जहां तक एकेडमिक राइटिंग की बात है, मुझे वही लिखना है जो हमारा एकेडमिक्स कहता है, क्योंकि एक रिपोर्टिंग और एकेडमिक राइटिंग में बिल्कुल अंतर होता है। तो मुझे लग रहा है कि थीसिस राइटिंग के लिए थोड़ा सा आपको समय देने की जरूरत है, क्योंकि समय एक दिन में नहीं, आपको लगातार कंटिन्यूअसली बैठने की जरूरत है। आप 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, उस संबंधित विषयों को पढ़े, और लगातार पढ़ने और समझने से आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर समस्याएं हो तो हमें डायग्नोस लेना चाहिए, हमें प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, बहुत सारी। तो इस तरह के जैसे आप लगातार अगर बने रहते हैं, अगर उसमें अगर लगातार उस प्रक्रिया में बने रहते हैं, तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। और मैं बिल्कुल अपने अपने दर्शकों को नहीं डराना चाहूंगा। ये बहुत सामान्य सी बात है। जैसे अगर आप उसमें महारथी हो जाते हैं, लगातार आप मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे पीएचडी के दौरान बहुत सारे लोगों को आप मदद भी करते हैं। सिर्फ ये पीएचडी लिखना तो मुझे बहुत सामान्य सी बात है। अगर एक पीएचडी शोधार्थी चाहे तो एक पीएचडी के द्वारा सिर्फ अपने विषय के अलावा बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता है, और मदद ही नहीं करता, अपने लोगों को अपनी पीएचडी तो लिखता ही है, इसके लोगों को सहयोग करके और लोगों को मोटिवेट करके, सहयोग करके, उनको भी मोटिवेट करके थीसिस में मदद करता है। हम उनसे भी मदद लेते हैं, रेफरेंसिंग कैसे, साइटेशन कैसे करना है, उसके लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, शोध की सीमाएं में कैसे करना है, उपकल्पना कैसे लिखना है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कहा जाता है कि एक चीज फ्रेज है, इंग्लिश में कही गई है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। और ये कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ही सार्थक और बहुत ही यथार्थ है, और कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। और हमें जीवन में इसको समय का हमें बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, और हमें समय के साथ जीना चाहिए। अगर समय का जिन व्यक्तियों ने सम्मान नहीं किया, समय के साथ नहीं चला, वो व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। इसीलिए समय आपको पूरा अवसर देती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें जीवन में कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसीलिए समय के साथ व्यक्ति को और समय के साथ हमें सारी चीजों को समझना चाहिए, और उसी के साथ सामंजस्य स्थापित करके हमें सारे ज्ञान अनुशासनों को अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। जी धन्यवाद। आबिद, काफी विस्तार से आपने थीसिस के बारे में बताया, और इतना विस्तार और बारीकी से बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आपने एक तरह से चैप्टराइजेशन भी बता दिया। तो चूंकि समय बहुत हो रहा है, और इसलिए आज बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे। इसके बाद एक और प्रश्न रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे सबसे अनुभवी मित्र हैं, सबसे जानकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन आज उनका नेटवर्क थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़े बर्दाश्त कर रहे हैं। तो संदीप जी, आप बताएं कि थीसिस देखकर किसी को क्या भागना चाहिए, या जमकर उसको स्वीकार करना चाहिए और पीएचडी में धड़ल्ले से और पूरे धमक के साथ आना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संदीप। आप आबिद ने और हमारे पहले नंदिनी जी ने जिस चीज को, जैसी बातों को आगे रखा, उसी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। आवाज आपकी बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है संदीप। डॉक्टर साहब, अब आवाज आ रही है? आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं आबिद और नंदिनी जी की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा, कि पीएचडी लिखना कोई साहित्य सृजन का काम नहीं है। इवन हिंदी में भी या भाषा के किसी भी विषय पर कोई अगर पीएचडी करने के बारे में विचार कर रहा है, तो यह समझ लेना आवश्यक है कि कोई साहित्य सृजन का काम नहीं है। यह एक तकनीकी रूप से लिखा जाने वाला, तकनीकी रूप से एक उसका स्टेज है, उसकी क्रमबद्धता है निर्धारित,
उसके क्रम में लिखी जाने वाली चीज है। तो तकनीकी सीखी जा सकती है, कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप लेटर लिखना सीख सकते हैं, हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षाओं में आप छुट्टी की एप्लीकेशन जैसे लिखना सीखते हैं, उसी तरह पीएचडी लिखना सीख सकते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले सबसे पहली चीज, जिस भी भाषा में आप लिखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी या जिस भी भाषा में आप के यहाँ विश्वविद्यालय में पीएचडी लिखने की छूट मिलेगी, भाषा के विद्यार्थियों को उनकी भाषा में लिखने के लिए कहा जाता है, उस भाषा में उनकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो भाषा में पकड़ तो पीएचडी में आने के बाद अगर कोशिश करें कि भाषा में प्रवीण हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करें कि अगर आप परास्नातक करके आ रहे हैं तो आप जिस भी विषय, जिस भी भाषा में आपने अभी तक पढ़ाई की है, उस भाषा में आपकी प्रवीणता थोड़ा बेहतर हो, यह अपेक्षा की जाती है और इससे आपके लिए पीएचडी लिखना आसान होता है। दूसरी चीज कि अगर आपने विषय निर्धारण के समय ही यह चीज समझ लिया तो आपको क्या लिखना है, आपकी संदीप आवाज की गुणवत्ता बहुत ही ये है, इसलिए मैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। फिर मैं आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा और मैं अपने तमाम वक्ताओं से संक्षिप्त में चाहूंगा क्योंकि 1 घंटे से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुका है। तो नंदनी, आप ये बताएं कि स्कॉलरशिप पीएचडी में मिलता है, आप लोग तीनों लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप लोग को पर महीने आप लोग ISSR भी आप लोग को मिल रहा है, तो ये काफी मोटिवेशनल फैक्टर होता है एक विद्यार्थी के लिए कि अगर वो पीएचडी करते हुए हर महीने उसको, जो नहीं करता है, जिसको ISSR नहीं मिलता है, वो उसको 8,000 रुपया तो मिलता है नॉर्मल को, जो आप लोग किए तो लगभग मुझे लगता है 20,000 रुपया आप लोग को पर मंथ मिलता है। तो ये कितना मोटिवेट करता है आपको, अंदर से कितनी खुशी देती है या कितनी सबलता देती है नंदनी? जी, आपका ये सवाल मेरे मामले में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी मैंने ICSSR के लिए अप्लाई ही किया है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, आया नहीं है फिलहाल। और जो फेलोशिप हमें UGC के द्वारा मिलती है वो मेरी जो सैलरी थी प्रीवियस उससे काफी कम है। तो मुझे तो भाई कॉस्ट कटिंग का मामला हो गया, मुझे थोड़ा एडिट करना पड़ा अपने सारे चॉइस को, अपनी फैंटेसी को, और ये बहुत खूबसूरत चीज है। मैं इसे एकदम गलत नहीं कहूंगी, अनुभव हर तरह का लेना चाहिए, ठीक है। और एक मेरे लाइफ में ना सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को फॉलो करती हूँ वो जीरो से स्टार्ट करना। जब आप एकदम टॉप पर जाएं तो अपने आप को ना इतना डिपेंडेंट ना कर ले कि आप फिर उस कड़ी से निकल ना पाए। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो लग्जरी छोड़ते हैं, एक नया अनुशासन, एक नई परिवेश, नए चीजों को सीखते हैं, और ठीक है जो मिलेगा। तो मुझे उसका कोई ये नहीं था कि हाँ मुझे फेलोशिप मिल रही है चाहे कम है या ज्यादा है। एक जरूर बहुत सत्य बात है कि जब हम PhD करने जाते हैं तो काफी जरूरतें होती है हमारे पास, जैसे पढ़ाई को लेकर, रिसर्च को लेकर, शोध क्षेत्र में जाकर काम करने को लेकर। तो इन सब चीजों में जो फेलोशिप है वो काफी मदद करती है। जैसे अब शोध क्षेत्र में जाना है, हमें बुक्स खरीदने हैं, तो ये जो आर्थिक मदद हमें मिल जाती है तो वो हमें बूस्ट करता है। हाँ, अगर हमारे पास जॉब भी नहीं है, हम जॉब नहीं कर सकते, तो भाई ये जो काम है रिसर्च का वो कैसे संभव है? ये संभव है कि भाई आर्थिक कहीं से संपन्नता हो, कहीं से हमारे पास रिसोर्सेस हो। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है कम ही मिले लेकिन उसमें ये सारी चीजों को हम पूरी कर सके, अपने कार्य को पूरा कर सके, 5 साल तक हमें वो हमारी जो स्थिति है वो ऐसी बनी रहे कि हम हमारे काम में अवरोध ना आए। लेकिन हम उस फैंटेसी के लिए PhD करें तो ये एकदम से अपने साथ ही नहीं, हम अपने PhD के साथ भी इनजस्टिस करेंगे। तो वो चाहत मत रखिए, क्योंकि दुनिया इसके आगे भी है। PhD के बाद आपकी सैलरी और भी बड़े फिगर में जा सकती है, ये तो कुछ भी नहीं है। जी सर। तो बहुत बड़ी बात कही, और एक सबसे बड़ी बात जो जीरो से शुरुआत है, और अपने दर्शकों को मैं कहूंगा ये कंफर्ट जोन से निकलना वही कुछ लाइफ में अचीव कर पाता है जो अपने फोकस को तोड़ पाता है, यानी कंफर्ट जोन से निकलकर फिर से स्ट्रगल करके फिर से एक इबारत लिखने की क्षमता रखता है। तो मेरे प्रखर वक्ता, आज उनकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से उनके पास जाता हूँ, मैं उनकी बेचैनी समझ सकता हूँ और उनकी मतलब उनसे बहुत सुना हुआ हूँ। तो मैं फिर से आऊंगा कि ये जो हर महीने PhD में स्कॉलरशिप के लिए कुछ पैसा मिलता है, वो कितना छात्रों को सफलता देता है या मोटिवेशनल फैक्टर है छात्रों के लिए? जी डॉक्टर साहब, फिर मैं पूछूंगा, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है। संक्षिप्त में आप बताएं, लंबा होता है तो पता नहीं आवाज गायब हो जाता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को, डॉक्टर स्पीक्स इस चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि PhD कोई आर्थिक लाभ का विषय नहीं है, या ये आर्थिक लाभ का
समय नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे होंगे तो किसी आर्थिक लाभ होंगे। नंबर 1 यह है आपके जो है रचनात्मक संतुष्टि का विषय है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपके लिए जीवन में तमाम संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, यह सत्य है। लेकिन पीएचडी के दौरान आपको बहुत पैसा मिल सकता है, इसमें संशय है, इसमें जो है थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि अगर आप जेआरएफ नहीं है या आपने कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतर राशि की कोई फेलोशिप हासिल नहीं की है, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन बहुत पैसे नहीं होंगे। हम 3 लोग 4 लोग जो जुड़े हैं, इनमें नंदिनी जी हैं जो अखबार में 5 फिगर की सैलरी 6 फिगर की सैलरी छोड़कर आई। मैं अखबारों में काम करता था, मुख्यधारा के दैनिक जागरण जैसे बड़े ब्रांड में अखबार में काम करता था, वहाँ की नौकरी छोड़कर आया। तो जब यहाँ आया तो एक बने-बनाए स्ट्रक्चर को, आर्थिक स्ट्रक्चर को तोड़कर यहाँ पर आया। तो आर्थिक रूप से बहुत संतोषजनक चीज़ ये नहीं है, लेकिन बहुत असंतोषजनक भी नहीं है। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपको नॉन नेट फेलोशिप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 8,000 रुपए की और सालाना कंटीजेंसी के रूप में आपको 8,000 रुपए मिल रहे होते हैं, जो कि आपके दैनिक खर्चों के लिए, सामान्य व्यक्ति के दैनिक खर्चों के लिए और रहन-सहन के लिए, खान-पान को संपन्न करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पढ़ने-लिखने की प्रवृत्ति में हैं और थोड़ा आप ज़्यादा अभिरुचि दिखाएँ तो नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाएँ हैं जिसको पास कर लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा 35-40 हज़ार रुपए तक की फेलोशिप मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका संपर्क है, बहुत सारे विषयों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बहुत अच्छी फेलोशिप देते हैं। अगर उनसे आप अपने प्रपोज़ल को लेकर जाते हैं और वहाँ पे स्वीकृत होता है तो आपको अच्छी धनराशि मिल सकती है। तो यह आर्थिक लाभ का विषय भले ही नहीं है, जैसा कि बात की शुरुआत में मैंने कहा, लेकिन यह आर्थिक रूप से निराशा का भी विषय नहीं है। अगर आप बतौर शोधार्थी किसी विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं और आप अपनी क्षमता से वहाँ जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की मतलब एकदम से ज़ीरो शून्यता शुरू होगी। हाँ, शून्य से आप शुरू करेंगे लेकिन आपके खाते में 8,000 महीने में आते रहेंगे। तो एक ये जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है। राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में जहाँ तक मेरा अनुभव और ज्ञान है वो ये है कि तमाम राज्य विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर तमाम फेलोशिप देते हैं। अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग जो है आनुषंगिक विभागों में इस संदर्भ में नोटिसें आती रहती हैं, सूचनाएँ आती रहती हैं जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप परास्नातक अगर विद्यार्थी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में खासकर विद्यार्थी हैं तो मेरिट कम मीन्स जैसी स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है। आपको वहाँ वैसे ही पैसे, वहाँ पे भी शुरुआती दिनों में आपकी कुछ ट्यूशन फीस वगैरह के रूप में रिइंबर्समेंट मिलता है। इसी तरह से पीएचडी में भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक रूप से देखें तो भविष्य की सुखमय तस्वीर बनाने में पीएचडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। लेकिन पीएचडी करने के दौरान थोड़ा-सा आपको आर्थिक संयम बरतने की आवश्यकता होती है और अगर आर्थिक संयम बरतेंगे तो बहुत अच्छा समय आपका विश्वविद्यालय कैंपस में बीत सकता है। हाँ सर। जी, तो बहुत बड़ी बात संदीप ने बताई कि पीएचडी को कोई आर्थिक उपार्जन की दृष्टि से देखता है तो वो दृष्टिकोण सही नहीं है, लेकिन कोई अगर संयमित जीवन जीता है तो कैंपस में आराम से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकता है। और देखिए ये फेलोशिप मेरे नजरिए से एक और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाती है कि आप एमए करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कोई कॉलेज आपको इस तरह से फेलोशिप नहीं देता है, कुछ चुने हुए छात्रों को देता है। लेकिन पीएचडी में हर छात्र को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करता है तो उसको कंटिजेंसी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। तो कम से कम घर से एक गार्जियन पर अगर जो बच्चे नौकरी छोड़ रहे हैं, जैसे हमारे बीच में ही बैठी हुई हैं, तो गार्जियन पे सीधे प्रेशर ना जाए और गार्जियन कहे कि भाई पहले ही तुम्हारे पीछे इतने सालों तक मैंने पैसा लगाया है, ग्रेजुएशन एमए करने तक मतलब पैसा दिया है और अब पीएचडी के लिए भी पैसा दूं, तो वो बड़ा दुखदाई स्थिति हो जाता है। या बहुत मतलब बोलना अंदर से गार्जियन को कि अब मुझे 5 साल के लिए और पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, तो उससे अच्छा है कि भाई कुछ भी मिल रहा है अगर उसमें थोड़ा सा मितव्ययता के साथ संयमित होकर हम लोग अगर डिग्री ले लेते हैं तो एक सम्मानजनक जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं। आबिद, आपका क्या कहना है इस फेलोशिप पर? कितना आकर्षण है इसमें या कितना इसमें बैलेंस करके छात्रों को काम करना पड़ता है? सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि पीएचडी में तमाम तरह के फेलोशिप मिलते हैं। मैं कुछ फेलोशिप के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमें नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, जेआरएफ मिलता है,
इसके अलावा एनएफ मिलता है, एमएनएफ मिलता है, आरजेएनएफ मिलता है, आईसीपीआर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, टीचर एसोसिएशन रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्कॉलरशिप मिलता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलता है, सीनियर एकेडमिक फेलोशिप मिलता है। इसके अलावा गुरुकुल फेलोशिप मिलता है सर, नेशनल फेलोशिप मिलता है, आईसीएचआर फेलोशिप मिलता है, गूगल पीएचडी स्कॉलरशिप मिलता है, बर्निंग क्वेश्चन फेलोशिप मिलता है। इस तरह के तमाम फेलोशिप मिलता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इसका फेलोशिप देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपके रिसर्च में कितनी गुणवत्ता आती है। जो पीएचडी में जो फेलोशिप मिलती है वो कहीं ना कहीं वो शोधार्थियों के एकेडमिक्स को समृद्ध करने के लिए होती है। आप एकेडमिक्स लाइफ जो जीते हैं उसमें आप लिटरेचर के लिए आपको मिलता है, पेन के मिलता है, कॉपी के लिए मिलता है, आपको पेज खरीदने के लिए मिलता है, घर बनवाने के लिए नहीं मिलता है, आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले चीज कई सारे मैं सुनता हूँ कि कई सारे लोग घर बनवा लेते हैं, कई सारे लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं घर। तो मैं ऐसे अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये आपके लिए है, आपके ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा आपको मिलने वाला नहीं है। कहने के लिए बहुत सारे जीवन है कि 7 जन्म होता है, ये जन्म नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये पीएचडी आप जो कर रहे हैं एक ही बार कर रहे हैं। जो चीजें जो आप वर्तमान में जी रहे हैं वही आपका जीवन है। तो मुझे लग रहा है ऐसे लाइफ को आप इसको एकदम बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जीने के लिए नहीं मिलता, आपको पढ़ने के लिए मिलता। और मुझे लग रहा है इसका सदुपयोग, इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। और जहां तक कि हम लोग को जैसे नॉन नेट फेलोशिप वगैरह मिलता है या जो हम लोग मिलता है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं आपको भारत सरकार या टैक्स के माध्यम से जो भी ये पब्लिक जो भी आप पब्लिक का टैक्स है और ये जो मिल रही है कहीं ना कहीं ये पैसा मिलता है। मुझे उपयोग सिर्फ एक ही काम में ईमानदारी से करना चाहिए कि छात्रों को पढ़ने में करना चाहिए, एकेडमिक्स करना चाहिए कि समाज कैसे हमारा अच्छा हो, हमारा शोध कैसे अच्छा हो, हमारा मतलब ले दे के एक तरह से शोध में कैसी गुणवत्ता है, कैसी क्वालिटेटिव आए। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग विश्वविद्यालय में सुनते हैं किसी विश्वविद्यालय को इतना पैसा मिला तो उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, इसने घर बनवा लिया, मतलब इस तरह से सुनते हैं। हो सकता है कि मेरा ये हो सकता है कि मेरा ये इस तरह की चीजें नहीं हो, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं। खैर जो भी हो, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें को ध्यान न देकर हमें अपने स्टडी को फोकस करना है। कई सारे लोग अगर इस उद्देश्य से और इस प्रयास से लोग अगर इस मोटिव से लोग आते हैं कि चलो पीएचडी में पैसा मिल रहा है और जीवन कट जाएगा, पीएचडी की डिग्री भी मिल जाएगी और पत्नी का खर्चा भी मिल जाएगा और घर भी बन जाएगा, ट्रैक्टर भी। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को ऐसे चीजों पर एक्शन लेना चाहिए और खासकर में विभागीय स्तर पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे लग रहा है पढ़ने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, ना कि आपको घर बनवाने के मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पढ़ना मुख्य उद्देश्य है और कहीं ना कहीं ये जो पैसा मिल रहा है ये आपको समाज और राष्ट्र के विकास के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए। आप एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एकेडमिक साइकोलॉजी है और कहीं ना कहीं ये हमें जो पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है, समाज के प्रति है। कहीं ना कहीं हमें ये जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ पीएचडी कितने लोग करते हैं? 1% लोग करते हैं। को मैं समझ चुका हूँ और लास्ट में जो आपने लाइन बोली कि जो पैसा मिलता है पढ़ने के लिए ही मिलता है और कई तरह के फेलोशिप आपने जुड़वाई है और हमारे सुनने वालों को इससे जानकारी मिली होगी कि कई तरह के फेलोशिप हैं और फेलोशिप का एकमात्र उद्देश्य है कि शोध का गुणपरक शोध हो और आपके लिए है और इतना तक ठीक है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं कि उस पैसे का कुछ आप अपने पर्सनल गेन के लिए कर लें या फैमिली गेन के लिए तो वो संभव नहीं है क्योंकि वो अमाउंट भी उतनी नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे तो अपने मित्रों से बातचीत करके बहुत मजा आया और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका हो पाया और आप लोग भी जब इसको सुन रहे होंगे तो जानकारी के साथ आपको मजा भी आ रहा होगा कैंपस के बारे में सुनकर जानकर। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये परिचर्चा सुनने से ज्यादा आप जब कैंपस में रियल में जाएंगे पीएचडी करने तो आप रियल में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि उसका एक रियलिटी का एक्सपीरियंस होगा। तो फिलहाल अपने तमाम सुनने वाले के साथ ही तमाम अपने तीनों मित्रों के से मैं अब
विदाई लेता हूं और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आप लोग यहाँ पर आए और इतनी रात तक आप बने रहे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद सबका। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।